कंपनी जो फंड्स एक्वायर करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से, पब्लिक से जो लोन लेती है जिसको हम डिबेंचर्स कहते हैं, बैंक से जो लोन लेती है, तो ये सब कुछ फ्री में नहीं मिलता कंपनी को इसके बदले में कुछ चुकाना होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना होता है, बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। तो ये जो कंपनी को चुकाना पड़ रहा है फंड्स को यूज करने के बदले में, इसे ही हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किसी दूसरे तरीके से डिफाइन करना हो तो मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करूंगा कि जो इन्वेस्टर्स यानी कि जो शेयर होल्डर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स कंपनी को पैसा दे रहे हैं, वो कंपनी से एक मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, वो कंपनी से एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं जो वो फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में। तो अब दूसरी डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या हो सकती है कि इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। और हम इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो कंपनी के जो मेजर सोर्सेज हैं जिनसे कंपनी फंड्स एक्वायर करती है, वो डेट के फॉर्म में एक्वायर करती है। डेट पब्लिक से लेती है तो हम उसे डिबेंचर्स कहते हैं, बैंक से लेती है तो उसे हम बोरोड फंड कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो पैसा एक्वायर करती है उसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर से जो पैसा एक्वायर करती है उसे इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में मेजर डिफरेंस यही है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पे करना होता है कंपनी को, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई फिक्स्ड रेट से डिविडेंड नहीं पे करना होता। वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों के भागीदारी होते हैं, दोनों को शेयर करते हैं। इसीलिए हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर्स ऑफ कंपनी भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन सीखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो हम फॉर्मूलेज यूज करेंगे उसका लॉजिक पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, यू रिक्वायर 10,000 रुपीज और आप अपने फ्रेंड्स के पास गए हैं 10,000 रुपए लेने के लिए। आपके फ्रेंड्स ने कहा है कि वो 10,000 आपको दे तो देगा, पर एक साल बाद आपको 11,000 चुकाने पड़ेंगे। इस 10,000 के बदले 11,000 रुपए देने पड़ेंगे एक साल के बाद। क्या आप मुझे बता सकते हो परसेंटेज के फॉर्म में कि आपको ये 10,000 एक्वायर करने का कितना कॉस्ट लगा? 1,000 रुपीज आपको ज्यादा पे करना पड़ा, आपको 10,000 के बदले 11,000 पे करना पड़ा एक साल के बाद। तो जो 1,000 ज्यादा पे करना पड़ा उसको आप रखोगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखोगे जो फंड्स आपने एक्वायर किया था विच इज 10,000, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। 10% इज योर कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दिस 10,000 रुपीज। तो ये जो हमारे पास आया है 10%, ये आपका क्या है? ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हमने क्या किया है? हमने न्यूमरेटर में रखा है the return or the cost that is to be paid to the investor or to the funds provider, right? न्यूमरेटर में हमने रखा है cost to be paid और डिनोमिनेटर में हमने रखा है the funds which is acquired, कितने पैसे हमने एक्वायर किए हैं। तो ये जो लॉजिक आपने इस एग्जाम्पल में लगाया है, सेम यही लॉजिक हर एक फॉर्मूले में लगने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। कॉस्ट ऑफ डेट को हम केडी से डिनोट करते हैं। अब जो डेट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज इरिडीमेबल डेट जिसको हम परपीचुअल डेट भी कहते हैं, और एक होता है रिडीमेबल डेट। दोनों के फॉर्मूलेज अलग अलग हैं। रिडीमेबल और इरिडीमेबल में डिफरेंस क्या है? इरिडीमेबल डेट मतलब ऐसा लोन जो कंपनी ने लिया तो है पर वो परपीचुअल के लिए लिया है, उसका कभी रीपेमेंट नहीं करना कंपनी को। और रिडीमेबल
डेट मतलब ऐसा लोन जो कंपनी ने लिया है पर उसे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को रीपे भी करना है, कंपनी को उसे वापस भी करना है। तो दोनों में डिफरेंस यह है कि इरिडीमेबल डेट कंपनी को वापस नहीं करना होता और रिडीमेबल डेट कंपनी को एक पीरियड के बाद वापस करना होता है। अब इरिडीमेबल डेट का फॉर्मूला देखिए, KD is equal to interest 1 minus tax divided by net proceeds into 100। अभी अगर आप देखोगे जो हमने एग्जाम्पल लिया था पहले, जो मैंने आपको फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया था कि आप अपने फ्रेंड्स के पास गए लोन लेने के लिए, आपने 10,000 का लोन लिया पर 11,000 चुकाया, तो ये जो 1,000 चुकाया आपने, ये इंटरेस्ट मान लें इसको, ये आपने इंटरेस्ट का चुकाया। तो देखो यहां पर न्यूमरेटर में हमने इंटरेस्ट रखा हुआ है, केडी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में इंटरेस्ट रखा हुआ है। सर ये इंटरेस्ट के साइड में 1 माइनस टैक्स क्यों किया हुआ है, इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है 1 माइनस टैक्स रेट से, वो अभी मैं आपको बताता हूं। पर जो एग्जाम्पल में जो डिनोमिनेटर में आपने रखा था वो क्या रखा था, फंड्स दैट इज एक्वायर्ड। तो फंड्स दैट इज एक्वायर्ड को हमने यहां पर थोड़ा सा फॉर्मल नाम दे दिया, उसको नेट प्रोसीड्स बोल दिया, राइट, और इनटू 100 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा, उस डेट को एक्वायर करने का कॉस्ट आ जाएगा। अब ये 1 माइनस टैक्स रेट क्यों किया है, बस आपको यही डाउट होगा कि सर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट क्यों किया है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट क्यों किया है। तो क्योंकि इंटरेस्ट पे करने के कारण हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लेते हैं मेरा EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,000 रुपीज है। मैं दो केस ले रहा हूं, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। सेकेंड केस में भी मेरा जो EBIT है वो 1,000 रुपीज है। अब EBIT में से आप लेस कर देते हो क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट, खर्चा मानकर। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट है 200 रुपीज, सेकेंड केस में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज नो इंटरेस्ट कॉस्ट, कोई लोन नहीं लिया कंपनी ने, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना सेकेंड केस में। अभी आपके पास जो EBT आता है वो फर्स्ट केस में आया है 800 और सेकेंड केस में आया है 1,000। अभी आप देखो EBT के बाद आप क्या पे करते हो, टैक्स पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल टैक्स का रेट है 30%, तो फर्स्ट केस में मुझे बताइए कि टैक्स कितना पे करना पड़ेगा कंपनी को, 800 का 30% यानी 240 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। और सेकेंड केस में टैक्स कितना पे करना पड़ेगा कंपनी को, 1,000 का 30% दैट इज 300। और ये आपका फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ जाता है। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट केस में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा कंपनी को या सेकंड केस में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा कंपनी को, सेकंड केस में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा क्योंकि यहां कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसका मतलब जहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वहां पर हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है, इसी को मैथमेटिकली हम बोलते हैं इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। तो हमारा पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट नहीं होता, हमें जो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है वो हम लेस कर देते हैं उस इंटरेस्ट कॉस्ट में से। क्लियर, इसीलिए हमने यहां पर इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट किया है, क्योंकि इंटरेस्ट पूरा हमारा कॉस्ट नहीं है, उसके कारण हमें कुछ टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है, इसीलिए हमने उस टैक्स के बेनिफिट को एडजस्ट किया है। दैट्स इट, हमने नेट कॉस्ट लिया है एक्चुअली न्यूमरेटर में। इज दैट ओके? अभी आपको न्यूमरेटर तो क्लियर हो गया। अभी जो डिनोमिनेटर में लिखा है नेट प्रोसीड्स, इस नेट प्रोसीड्स को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। नेट प्रोसीड्स मतलब जो हमने फ्रेंड्स का एग्जांपल लिया था, जब आप फ्रेंड से लोन लेने जा रहे थे तो आपने डिनोमिनेटर में क्या रखा था, जो फंड्स आपने एक्वायर किया है वो, तो वही यहां पर भी हमने रखना है, जो फंड्स हमने एक्वायर किया है वो। बट यहां पर जो नेट प्रोसीड्स है उसका फॉर्मूला बन जाता है, जब हम शेयर्स और डिबेंचर्स की बातें करते हैं तो उसमें फेस वैल्यू होता है। मान लेते हैं किसी शेयर्स का फेस वैल्यू 100 रुपीज है,
तो फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज है तो क्या कंपनी 100 रुपीज एक्वायर कर रही है? नहीं, कंपनी या तो उस शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इश्यू करती है या डिस्काउंट पर इश्यू करती है। प्रीमियम पर इश्यू करने का मतलब क्या है? 100 रुपी की फेस वैल्यू का शेयर 100 रुपी से ज्यादा में इश्यू करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी 10% का प्रीमियम पर इश्यू कर रही है शेयर्स या डिबेंचर्स, तो कंपनी की जेब में कितना पैसा आने वाला है? 100 नहीं आने वाला, 110 आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है शेयर्स या डिबेंचर्स, फॉर एग्जाम्पल 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है, तो कंपनी की जेब में 100 रुपीज नहीं आने वाले। 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है तो कंपनी की जेब में 90 रुपीज आने वाले हैं। अगर कंपनी प्रीमियम पर इश्यू करती है तो हम प्रीमियम ऐड कर देंगे, जितना भी प्रीमियम हो, 10%, 20%, 5%। और अगर कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है तो हम डिस्काउंट लेस कर देंगे। वो डिस्काउंट हो सकता है 5% हो, 10% हो, 20% हो। तो ये दो चीजें हमें एडजस्ट करनी होती हैं फेस वैल्यू में। सर एक और चीज लिखी हुई है यहां पर, इश्यू एक्सपेंसेस या फ्लोटेशन कॉस्ट। शेयर्स या डिबेंचर्स को इश्यू करने का कॉस्ट, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, जैसे ब्रोकर का ब्रोकरेज हो गया, तो ये सारी चीजें हमारे इश्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं, जिन्हें एक टेक्निकल नाम दे दिया जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट मान लेते हैं कंपनी की 5% है, तो 100 रुपी फेस वैल्यू पर 5% का अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है, मतलब 5 रुपए, 5 रुपीज कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट का देना पड़ रहा है, तो ये 5 रुपीज भी हम यहां से लेस कर देते हैं, और जो हमारा नेट अमाउंट आता है उसे हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स, और उसी को हम डिनोमिनेटर में लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये जो नेट प्रोसीड्स आया है आपका, यही वो नेट अमाउंट है जो कंपनी के जेब में आ रहा है। दिस इज द नेट फंड्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। इज दैट ओके? सर आपने इतना सारा समझा तो दिया, पर इस पर एक क्वेश्चन भी करा देते तो और ज्यादा क्लियर हो जाता। जो हुक्म मेरे आका। हम इस पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट्स रीड द क्वेश्चन विथ मी। ए लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। 100 रुपीज डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, बट उसको इश्यू किया गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब कंपनी की जेब में कितना पैसा आने वाला है? 100 रुपीज नहीं आने वाले, 100 रुपीज माइनस डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 90 रुपीज कंपनी की जेब में आने वाला है। हम यहां पर साइड में कैलकुलेट भी करते जाते हैं। नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, फेस वैल्यू विच इज 100 रुपीज, इसमें से माइनस कर दो आप डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट है तो 10 रुपीज हम माइनस कर देंगे। अगर प्रीमियम पर इश्यू होता तो हम ऐड कर देते यहां पर प्रीमियम। आगे पढ़ो, लिखा हुआ है इश्यू एक्सपेंसेस, जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, आर 4%। 4% जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में दी हो तो आप उसे फेस वैल्यू पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हम फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि जो इश्यू एक्सपेंसेस है वो भी माइनस कर देते हैं। 100 रुपीज का 4% इज माई इश्यू एक्सपेंसेस, सो ₹4 भी कंपनी की जेब में नहीं आने वाला। तो नेट कंपनी की जेब में कितना पैसा आने वाला है? नेट कंपनी की जेब में 86 रुपीज आने वाले हैं, जो हमारा नेट प्रोसीड्स बन जाएगा। मतलब हमारे फॉर्मूले का डिनोमिनेटर हमें मिल गया है। अभी आगे देखो तो लिखा हुआ है टैक्स रेट 30% है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट। अभी आप यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस्ट ऑफ डेट का, जिसको हम शॉर्ट में केडी बोलते हैं। क्या न्यूमरेटर में आप रखते हो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, डिनोमिनेटर में रखते हो आप नेट प्रोसीड्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए होता है। तो इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में देखो तो 100 रुपी फेस वैल्यू है और कूपन रेट 8% है। तो जो कूपन रेट है उसको फेस वैल्यू पर जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा ₹8। ₹8 इज माई इंटरेस्ट अमाउंट। 1 माइनस टैक्स रेट इज गिवन 30%, तो 30% को क्या मैं 0.30 लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, नेट प्रोसीड्स 86 रुपीज, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, याद रखिएगा।
ये जो आपका आंसर आता है दिस इज 6.51%. दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेट यू गेट. योर फाइनल कॉस्ट ऑफ डेट इज 6.51%. अब आप देखो कूपन रेट जो था वो 8% था और आपका जो कॉस्ट आया है नेट कॉस्ट ऑफ डेट वो 6.51% आया है, यानी कूपन रेट से कम आया है. ऐसा क्यों हुआ है? जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इंटरेस्ट होता है उसके कारण हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है, टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है. इसी के कारण हमारा जो नेट कॉस्ट आया है वो कूपन रेट से कम आया है. अभी हम रिडीमेबल डेट की बात करते हैं. रिडीमेबल डेट में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है. इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट तो वैसा ही है, प्लस में कुछ और भी किया है यहां पर. अब प्लस में क्या किया है, जैसा कि हमें पता है कि हमें न्यूमरेटर में क्या रखना है, द कॉस्ट विच इज टू बी पेड. तो जब भी हम रिडीमेबल डेट की बात करते हैं तो यहां पर हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है, पर इंटरेस्ट के अलावा कुछ और भी पे करना होता है. सर वो कुछ और क्या है? जैसे हमें इसका रीपेमेंट करना है तो रीपेमेंट हम कुछ प्रीमियम पर करते हैं जिसको हम रिडम्पशन वैल्यू कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का डिबेंचर्स है और 100 रुपीज के डिबेंचर्स को जब रिडीम किया जाएगा, जब रीपे किया जाएगा तो 20% के प्रीमियम पर किया जाएगा. 100 रुपीज के डिबेंचर्स के लिए 120 रुपीज दिए जाएंगे एट मैच्योरिटी. 20 रुपीज है वो प्रीमियम के पे किए जाएंगे. तो इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं उस डिबेंचर्स पर, प्लस प्रीमियम भी दे रहे हैं. तो यहां पर जो कॉस्ट है वो सिर्फ इंटरेस्ट का ही नहीं रहता, जो प्रीमियम हम पे करते हैं उसको रिडम्पशन पे, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं. तो उसके लिए हम रिडम्पशन वैल्यू मान लेते हैं. अभी एग्जांपल में 100 रुपी फेस वैल्यू का डिबेंचर्स है और उसको रिडीम करना है 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद उसका रीपे करना है और उसका रिडम्पशन वैल्यू है 120. तो 120 अगर मैं यहां पर लिखूं और मान लेते हैं नेट प्रोसीड्स अभी मेरे पास 100 रुपीज है. नेट प्रोसीड्स आपको पता ही है अब कंसेप्ट, राइट, कि कंपनी की जेब में आज कितना पैसा आया है वो नेट प्रोसीड्स है. अब ये प्रीमियम मुझे बताइए, क्या ये 1 साल का प्रीमियम है? नहीं. मान लेते हैं कि वो डिबेंचर्स 5 इयर्स ऑफ मैच्योरिटी के लिए है, मतलब 5 साल बाद उनका रीपेमेंट होना है. तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 इयर्स से. दिस इज द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मैच्योरिटी. कितने टाइम बाद उसका रीपेमेंट करना है, तो 5 इयर्स बाद रीपेमेंट करना है. तो हमारे पास पर ईयर का कॉस्ट आ जाएगा या पर ईयर का प्रीमियम आ जाएगा. तो पर ईयर का इंटरेस्ट आ गया, पर ईयर का प्रीमियम आ गया. इसका मतलब अब हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया, दैट इज टू बी पेड. जब भी हम रिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ही पे नहीं करना होता, हमें कुछ प्रीमियम भी पे करना होता है. और उस प्रीमियम को हमने पर ईयर निकाल लिया है. कैसे निकाला है सर? रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स. कितना प्रीमियम पे करना है और वो कितने सालों में करना है, तो पर ईयर का प्रीमियम हमारे पास आ जाएगा. अभी देखो डिनोमिनेटर में आप क्या रखते हो, जैसे हमें लॉजिक से ऑलरेडी पता है कि डिनोमिनेटर में हम फंड्स अक्वायर्ड रखते हैं, तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में फंड्स अक्वायर्ड रखते हैं हम लोग. बट यहां पर रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया गया है उसका लॉजिक समझिए. देखिए यहां पर हमारे पास 2 अमाउंट हैं. एक नेट प्रोसीड्स जो हमने आज एक्वायर किया है और एक रिडम्पशन वैल्यू जो हमें 5 साल बाद पे करना है. अब मुझे यह बताइए कि कंपनी ने कौन सा फंड्स यूज किया. वही वाले एग्जांपल पर फिर से चल रहे हैं. आप अपने फ्रेंड से लोन लेने गए थे 10,000 का और उसको 1 साल बाद 11,000 आपने रीपे करना है. तो मुझे यह बताइए क्या आपने 10,000 को यूज किया? इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि आपने रीपे तो 11,000 किया, तो आपने 11,000 का फंड्स यूज किया. अब 11,000 का फंड्स यूज किया, उसमें आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि आपके पास नेट प्रोसीड्स तो 10,000 ही आ रहा है. तो हमने क्या किया, हमने नेट प्रोसीड्स और रिडम्पशन वैल्यू का एवरेज ले लिया और उस एवरेज को हमने ये बोल दिया कि हमने ये जो एवरेज आया है ये फंड्स यूज किया है. तो मैंने क्या किया, जो रिडीम करना है मुझे रिडम्पशन वैल्यू प्लस जो नेट प्रोसीड्स मेरे पास आज आया उसका एवरेज ले लिया. मैंने एवरेज लायबिलिटी ले ली.
तो यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा अब कि आपने रिडम्पशन वैल्यू यूज किया एज अ फंड या नेट प्रोसीड्स यूज किया एज अ फंड। तो हमने वही किया हुआ है यहां पर, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। आपको मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं। आप फॉर्मूला रट भी सकते हैं, पर अगर लॉजिक्स पता चल जाते हैं तो आसान हो जाता है। सर ये रिडीमेबल डेट वाला भी एक क्वेश्चन करा देंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। हम रिडीमेबल डेट का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ए लिमिटेड इशूड 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 100 रुपी फेस वैल्यू है जिसे इशू किया गया है 10% के प्रीमियम पर। मतलब अब कंपनी की जेब में कितना आने वाला है, 100 रुपीज आने वाले हैं क्या? नहीं, 10% प्रीमियम पर, मतलब 110 आने वाले हैं। दीज डिबेंचर्स आर रीपेएबल एट 20% प्रीमियम। मतलब जब हम रीपेमेंट करेंगे इन डिबेंचर्स का तो कितने पे करेंगे? 100 रुपी फेस वैल्यू का डिबेंचर्स हैं और 20% प्रीमियम पर रीपे करेंगे, यानी 120 पर डिबेंचर्स रीपे करेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी कितने हैं? 5 ईयर्स हैं। इश्यू एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5%, टैक्स रेट इज गिवन 40%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? अभी आपको फॉर्मूला लगाना है रिडीमेबल डेट का। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, ये तो सेम ही है, पर हमें पता है जो भी रिडीमेबल डेट होता है उसमें एक और कॉस्ट ऐड हो जाती है जो हमें प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन पर। तो रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। अभी आपको हर एक वेरिएबल का लॉजिक पता है, फॉर्मूले में मैंने ये क्यों रखा है, वो क्यों रखा है। ओके, तो अभी हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 100 रुपीज पर कूपन रेट लगा दो 6% का, तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 6 रुपीज। 1 माइनस टैक्स रेट इज गिवन 40%, तो 0.40 इज माई टैक्स रेट, प्लस what is my redemption value? Redemption value is 100 rupees the face value plus 20% प्रीमियम पर रिडीम होना है। इसका मतलब 120 is my redemption value। नेट प्रोसीड्स, अभी देखो नेट प्रोसीड्स में यहां पर साइड में निकाल देता हूं। 100 रुपी तो फेस वैल्यू है, राइट, प्लस प्रीमियम पर इश्यू हो रहा है तो 10% का प्रीमियम आप ऐड कर दो उसमें, और फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, यानी 5 रुपीज आप फ्लोटेशन कॉस्ट का माइनस कर दो। यानी कंपनी की जेब में कितना पैसा आने वाला है? कंपनी की जेब में 105 रुपीज आने वाला है। तो 105 इज योर नेट प्रोसीड्स। तो रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितने साल के बाद रिडम्पशन होगा? 5 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी इज 5, whole divided by redemption value again 120 plus net proceeds which is 105 divided by 2। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, ये मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। इसका जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है मैं यह साइड में लिख देता हूं, दिस इज 5.86%। अगर आप इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे इक्वेशन को, सो द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट इज 5.86% इज माय कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। तो अभी हम कॉस्ट ऑफ डेट को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, उनके फॉर्मूलेज, उनके पीछे के लॉजिक्स। अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट विथ लॉजिक पूरा समझ में आ गया है तो अब हम जो आगे बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, वो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, जिसको हम शॉर्ट में केपी बोलेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो परपीचुअल के लिए होते हैं, जिनका कभी भी रीपेमेंट नहीं किया जाएगा, और एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिन्हें आफ्टर अ पीरियड रीपे किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा।
यहां पर भी दोनों के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या है सर? अब आपको फॉर्मूले के लॉजिक पहले से ही पता है, तो आपको अब फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाला। हम न्यूमरेटर में क्या रखते हैं? द कॉस्ट दैट इज टू बी पेड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या कॉस्ट पे करती है कंपनी? प्रेफरेंस डिविडेंड पे करती है। सर यहां पर 1 माइनस टैक्स रेट नहीं किया? नो, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हम टैक्स पे करने के बाद देते हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के कारण हमें टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इसीलिए हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई नहीं किया है। प्रेफरेंस डिविडेंड डज नॉट गिव टैक्स बेनिफिट टू द कंपनी। तो हमने न्यूमरेटर में रख दिया है प्रेफरेंस डिविडेंड। डिनोमिनेटर में आप जानते हो कि द फंड्स विच इज एक्वायर्ड, जिसको हम नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। अब आप नेट प्रोसीड्स निकालना आपके बाएं हाथ का खेल हो गया है। मल्टीप्लाइड बाय 100 भी कर दिया है आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। अभी रिडीमेबल का फॉर्मूला भी वही है जो आपने कॉस्ट ऑफ डेट का पढ़ा हुआ है, बस डिफरेंस ये है कि हमने 1 माइनस टैक्स रेट यहां पर नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है वो भी आपको पता है कि सर प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि हम टैक्स पे करने के बाद डिडक्ट करते हैं, तो इसके कारण हमें टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसीलिए हम 1 माइनस टैक्स रेट यूज नहीं करते यहां पर। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड के फॉर्मूलेज और फॉर्मूलेज के लॉजिक्स में तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हो। So let's do this question of calculating cost of preference share capital. Read the question with me. A Limited issued 7% preference shares of 100 each. 100 rupees face value है, पर इश्यू किया है डिस्काउंट पर, डिस्काउंट ऑफ 5%। तो कंपनी की जेब में कितना पैसा आने वाला है? 100 आने वाला है क्या? नो, 100 माइनस डिस्काउंट 5% यानी कि 95 आने वाला है। नीचे देखो इश्यू एक्सपेंसेस भी लिखे हुए हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 4%, तो कंपनी की जेब में कितना पैसा आने वाला है? 100 माइनस 5 माइनस 4। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रीपेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कौन से प्रेफरेंस शेयर्स मानेंगे हम लोग? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मानेंगे। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का क्या फॉर्मूला होता है? केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे करना है? 100 रुपी फेस वैल्यू है सर, 100 रुपी फेस वैल्यू है और कूपन रेट है 7%। 7% का डिविडेंड रेट है, तो यहां पर ₹7 हमारा आ जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, जिससे हम न्यूमरेटर में रख देंगे ₹7। नेट प्रोसीड्स कितना है कंपनी का? सर 100 रुपी की फेस वैल्यू है जिसे इश्यू किया गया है 5% के डिस्काउंट पर, तो हम डिस्काउंट को लेस कर देंगे। सर फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 4% का, तो ₹4 ये लेस कर देंगे। तो कंपनी की जेब में कितना आने वाला है? कंपनी की जेब में ₹91 आने वाला है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर रेडी हो गया, तो यहां पर हम रख देंगे ₹91 एज अ डिनोमिनेटर, एज अ नेट प्रोसीड्स। मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका आंसर आता है 7.70%। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी हम एक क्वेश्चन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का भी कर लेते हैं। जस्ट रीड द क्वेश्चन विथ मी। ए लिमिटेड इशूड 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। अब यहां पर एक नई चीज आई है, ना तो प्रीमियम पर इश्यू हुआ है ना डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है, पार पर इश्यू हुआ है। मतलब 100 रुपी का शेयर 100 रुपी पर ही इश्यू हुआ है। देयर इज नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, मतलब कंपनी की जेब में कितना आने वाला है? 100 रुपीज ही आने वाला है, बिकॉज पार पर इश्यू हुआ है। विच इज रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। जब हम रिडीम करेंगे इस शेयर्स को तो 10% प्रीमियम पर करने वाले हैं। इसका मतलब रिडम्पशन वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 100 रुपी फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम, 110 इज योर रिडम्पशन वैल्यू। बट कब रिडीम करेंगे? आफ्टर 10 ईयर्स करेंगे, तो आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी है वो कितना हो जाएगा? 10 ईयर्स हो जाएगा। इश्यू एक्सपेंसेस गिवन है 5%, कैलकुलेट करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं केपी का।
तो फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड, पर यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड ही सिर्फ कॉस्ट नहीं है, हमें प्रीमियम भी पे करना है रिडम्पशन पर। तो कितना प्रीमियम पे करना है सर? रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। अभी हर एक वेरिएबल का लॉजिक वही है जो हमने कॉस्ट ऑफ डेट में ऑलरेडी सीख लिया है, पढ़ लिया है। तो यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है देखो तो 100 रुपी इज द फेस वैल्यू एंड द कूपन रेट इज 8%। तो यहां पर 8 रुपीज इज माय प्रेफरेंस डिविडेंड। रिडम्पशन वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, 100 प्लस 10% प्रीमियम पर रिडीम होगा तो 110 विल बी माय रिडम्पशन वैल्यू, माइनस नेट प्रोसीड्स कितना है कंपनी का 100 रुपीज फेस वैल्यू है और पार पर ही इशू किया गया है, तो 100 रुपीज ही कंपनी की जेब में आ रहा है। देयर इज नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट, बट फ्लोटेशन कॉस्ट इज देयर ऑफ 5%। तो मैं फ्लोटेशन कॉस्ट को तो लेस करूंगा ही, क्योंकि कंपनी की जेब में ये नहीं आ रहा है। तो कंपनी की जेब में जो नेट आ रहा है वो 95 रुपीज आ रहे हैं। तो 95 इज माय नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी इज 10, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स रिडीम होने वाले हैं। होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू विच इज 110 प्लस नेट प्रोसीड्स विच इज 95 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना मत भूलिएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो योर आंसर इज कमिंग 9.27%। दिस इज योर फाइनल आंसर which is your cost of preference share capital, cost of redeemable preference share capital. Is that okay? Last but not the least हम cost of equity share capital की बातें करने वाले हैं, जिसे हम शॉर्ट में KE से डिनोट करते हैं, cost of equity share capital। अब यहां पर मैंने आपको 3 मेथड्स बताए हैं KE को कैलकुलेट करने के लिए। पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। तो अगर आप KE का फॉर्मूला भी देखें तो आपको लॉजिक वही मिलेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमरेटर में हम क्या रखते हैं? द कॉस्ट दैट इज टू बी पेड। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम क्या पे करते हैं? इक्विटी डिविडेंड पे करते हैं। तो हमने न्यूमरेटर में वही रखा हुआ है, डिविडेंड पर शेयर, राइट। डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं? द फंड्स दैट इज यूज्ड। तो डिनोमिनेटर में हमने वही रखा हुआ है, दैट इज नेट प्रोसीड्स। सर डिनोमिनेटर में आपने ये और एमपीएस क्या लिखा हुआ है? एमपीएस इज द मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इक्विटी शेयर्स के केस में हम कई बार नेट प्रोसीड्स की जगह मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी यूज करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? नए इक्विटी शेयर्स इश्यू करना है तो हम नेट प्रोसीड्स यूज कर सकते हैं, बट मान लेते हैं कंपनी को जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं, जो ऑलरेडी इशूड हैं, उनका अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, जो ऑलरेडी इशूड इक्विटी शेयर्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं, अगर उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो हम नेट प्रोसीड्स यूज नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमें मार्केट प्राइस पर शेयर यूज करना पड़ेगा। तो अब रूल क्या बन गया? जब भी नए इक्विटी शेयर्स इश्यू होंगे तो हम नेट प्रोसीड्स यूज करेंगे। अगर हमें एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है तो हम मार्केट प्राइस पर शेयर यूज करेंगे। आप देखेंगे मैंने नीचे एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें यहां तक तो फॉर्मूला सेम है, बस मैंने लास्ट में प्लस जी कर दिया है। व्हाट इज जी सर? जी इज द ग्रोथ रेट। तो अगर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट भी गिवन है तो हम ग्रोथ रेट भी ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में, क्योंकि अगर कंपनी फ्यूचर्स में ग्रोथ करने वाली है तो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन उतनी ही बढ़ जाएगी और कंपनी को उतना ज्यादा पे भी करना पड़ेगा। इसीलिए हम प्लस ग्रोथ रेट भी कर देते हैं जिस क्वेश्चन में हमें ग्रोथ रेट गिवन होता है। सर आपने 2 मेथड्स और लिखे हैं KE को कैलकुलेट करने के, CAPM मॉडल एंड अर्निंग यील्ड मेथड। CAPM मॉडल के लिए हम एक डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में लिंक दे दूंगा, तो आप CAPM मॉडल को पूरा डिटेल में समझ लेना। ये भी हमारा एक मेथड है KE को कैलकुलेट करने का।
अभी एक अर्निंग यील्ड मेथड भी है। अर्निंग यील्ड मेथड का जो फॉर्मूला है वो डिविडेंड यील्ड मेथड जैसा ही है, बट उसमें हम न्यूमरेटर में डीपीएस की जगह ईपीएस यूज करते हैं, डिविडेंड पर शेयर की जगह अर्निंग पर शेयर यूज करते हैं। यही एक डिफरेंस है। अर्निंग यील्ड मेथड ज्यादा कॉमनली यूज नहीं किया जाता, पर यह भी एक मेथड था, इसीलिए मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला सेम है, डिविडेंड यील्ड मेथड जैसा ही, बट न्यूमरेटर में डीपीएस की जगह हम ईपीएस यूज करते हैं, अर्निंग पर शेयर यूज करते हैं। दैट्स इट। सर इस पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हुक्म मेरे आका। ओके, रीड द क्वेश्चन विथ मी। ए लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 rupees the face value of equity shares, whose current market price is 8 rupees। यानी कि हमें करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 1 rupees, यानी हमें डीपीएस भी दिया हुआ है। ग्रोथ रेट इज 5%, यानी ग्रोथ रेट भी दी हुई है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अगर ग्रोथ रेट दी हुई है तो मुझे बताइए, मुझे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए या नीचे वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए? नीचे वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, प्लस जी भी करना है क्योंकि ग्रोथ रेट गिवन है। तो केई का हमारा फॉर्मूला क्या है? डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर मैं नेट प्रोसीड्स नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि कंपनी इश्यू कर रही है इक्विटी शेयर्स, तो मैं नेट प्रोसीड्स ले लेता, और नेट प्रोसीड्स का कैलकुलेशन आपको पता ही है। कंपनी ने क्योंकि मार्केट प्राइस दिया हुआ है शेयर्स का, इसका मतलब जो शेयर्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैं, इसीलिए मैं नेट प्रोसीड्स की जगह यहां पर यूज करूंगा मार्केट प्राइस पर शेयर का। मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, प्लस करूंगा ग्रोथ रेट। अभी देखिए, डिविडेंड पर शेयर इज गिवन ₹1, मार्केट प्राइस पर शेयर इज गिवन ₹8, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 5% is my growth rate, will be 12.5% plus 5%. The answer is 17.5% is your cost of equity share capital. 17.5% is your KE. Is that okay?